देखो कल वाला थोड़ा सा रिवीजन करवा दे, कल क्या पढ़े थे बताओ तो? लाइटनिंग कैसे होता है? लाइटनिंग कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन रहता है क्या? क्लाउड में रहता है, हाँ। क्लाउड में इलेक्ट्रॉन रहता है नीचे, बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन। क्लाउड का नीचे क्लाउड में पहले चार्ज कैसे क्रिएट होता है? क्लाउड में चार्ज कैसे क्रिएट होता है? टक्कर खाने से, फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन के कारण क्लाउड में चार्ज क्रिएट होता है। कैसा चार्ज कहाँ पे क्रिएट होता है? इलेक्ट्रॉन जो भारी वाला नेगेटिव चार्ज क्लाउड के बेस में और पॉजिटिव चार्ज क्लाउड के ऊपर। ठीक, और क्या और फिर वो जो आता है ग्राउंड पे ग्राउंड पर जो रहता है हाँ। पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाता है, बाद में जब दोनों टकराता है तो लाइटिंग। देखो एक बार रिवीजन करवा देते हैं। जैसे समझो कि बादल था, ढेर सारा यहाँ पे क्या है? बादल है। ठीक, अब क्या होता है? बादल में जो भारी भारी ड्रॉप होता है कहाँ होता है? बादल के बेस में होता है, और जो हल्का हल्का होता है बादल के ऊपर होता है। तो जो भारी भारी वाटर ड्रॉपलेट होता है क्लाउड में, कैसा चार्ज? देखो फ्रिक्शन के कारण कैसा चार्ज एक्यूमुलेट करता है? नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो क्लाउड का बेस में कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। और जब क्लाउड का बेस में नेगेटिव चार्ज आया है तो छोटा छोटा जो ड्रॉपलेट होगा इसके पास कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, बात समझ में आया? उसके बाद क्या होता है? धरती के ऊपर कौन क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर रॉड लगा दिए, पूरा जमीन से कनेक्ट कर दिए अंदर तक। समझ में आया? ठीक, तो अब ये जो सबसे ऊंचा रहेगा यहाँ पे बिल्डिंग का, ये जो डेंसिटी शार्प पॉइंट जहाँ पे है, बिल्डिंग का नहीं रॉड का, वहां पे चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक, अब इससे क्या होता है? सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर से किधर भागेगा? इसके तरफ। जैसा तैसा जैसे सीधा नहीं भागेगा, जैसे तैसे भागेगा। आई बात समझ में? तो सारा इलेक्ट्रॉन रश करेगा इसके तरफ। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड में जाता है तो उससे क्या होगा? एयर में फ्रिक्शन के कारण हीट के कारण लाइट, और उसके बाद हीट के कारण एक सडन एक मूवमेंट होता है, एयर एक्सपैंड करता है, उसके कारण वाइब्रेशन क्रिएट होगा, और वाइब्रेशन के कारण साउंड। आए बात समझ में? लाइटनिंग हुआ, लाइट दिखा, साउंड सुनाई दिया। इसके अलावा भी होता है अगल बगल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल रहता है। इसके बीच से जब इलेक्ट्रॉन भागेगा इधर से तो क्या होगा? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल को 2 N में तोड़ देगा, ऑक्सीजन को O में तोड़ देगा। आए बात समझ में? अगर उसके बीच में CO2 रहेगा तो CO2 को भी तोड़ देगा। आए बात समझ में? CO2 कोई भी बीच में आएगा, लेकिन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका है? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत कम है। समझ में आया? तो आने का चांस इसका कम है। समझ में आया? बीच में ही आएगा तो इसको भी तोड़ देगा, किसी को नहीं देखेगा। समझ में आया? ठीक, तो मेनली हम लोग देखेंगे किसको किसको तोड़ रहा है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को। तो बता तो कौन सा नया गैस बन सकता है इससे? NO बन सकता है। अगर NN मिला तो वापस से नाइट्रोजन बन जाएगा, OO मिला तो वापस से ऑक्सीजन बन जाएगा। नया गैस कैसा बनने का चांस है? NO। और एक नया गैस और बनने का चांस है, कौन बताओ तो? ONO ऐसे लिखाता है। कल ही हम बताए थे HCl लिखाता है, ClH नहीं होता है। क्या? खाली N? देखो कोई जरूरी है कि 2 ऑक्सीजन जुटाओ, 1 ऑक्सीजन और किधरों से टूट के आया होगा तो 3 ऑक्सीजन जुट सकता है। ये क्या होता है? O3। ओजोन लेयर रहता है। समझ में आया? तो ओजोन गैस भी बन सकता है, 2 गैस बन सकता है, एगो NO और एगो ओजोन। जैसे ऑक्सीजन ढेर सारा टूटा, 3 ऑक्सीजन जुट के ओजोन बना देगा। आई बात समझ में? जैसे क्या होता है? O2 पहले से अगल बगल है, ठीक, और एगो O बिजली कड़का तो एगो O टूटा, तो ये अकेले रहना नहीं चाहता, इसके साथ एडजस्ट कर लेगा। आई बात समझ? O3 बन जाएगा। लाइटनिंग 5% अच्छा है, 95% खराब है। समझा? लाइटनिंग तो ओजोन बनाता है, लेकिन जितना लाइटनिंग ओजोन बनाता नहीं उससे ज्यादा लाइटनिंग बर्बाद कर देता है। आइए आइए यहाँ पे, इधर बाहर के इधर बैठो, यहाँ पे इधर हटाओ बैग। लाइटनिंग जितना समझो इधर, लाइटनिंग के कारण जितना फायदा नहीं होता है, जैसे ओजोन नहीं बनता है, उससे ज्यादा
हानि हो जाता है। आया बात समझ में? ठीक। और इसके बारे में क्या पढ़ना था, लाइटनिंग के बारे में? वही क्या वही सब? यही सब में क्या और क्या बताओ? भाई ओजोन ऊपर चल जाएगा तो ओजोन का नहीं रहेगा, ओजोन ऊपरे ऊपरे चल जाएगा। आप कुछ ऑक्सीजन का नहीं जाएगा। लाइटिंग का क्या? बहुत भारी होगा, 20,000 क्या 20,000 वोल्ट उसका बता रहा, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा भारी रहता है। अच्छा, उसके बाद कल पढ़ रहे थे लाइटनिंग, हो गया, यही पढ़ना था लाइटनिंग के बारे में, पूरा खत्म। लाइटनिंग के बारे में सबको समझ में आया? लाइटनिंग से कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए लाइटनिंग से? सूझ जाएगा तो फिर कहना उठवे नहीं करेगा। घर में जाना चाहिए। आइए यहाँ पर है। अगर लाइटनिंग होता है तो आप मूव कीजिए कहाँ पे? घर में सेफर प्लेस के तरफ। समझ में आया? किसके किसके नीचे मत जाइए, कभी खड़ी मत होइए। पेड़ के नीचे या फिर इलेक्ट्रिकल पॉल उल के नीचे, टावर उवर के नीचे। समझ में आया? और अगर आपके पास मोबाइल है तो उसका हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए, मोबाइल डाटा भी ऑन कर दीजिए, किसी को फोन लगा दीजिए। टावर कनेक्ट। आया बात समझ में? और उसके बाद कॉल लगेगा डायरेक्ट यमराज बात हो गया। 2 मिनट बाद और देखो समझो यहाँ पे, तो ये जो बिजली कड़कता है जी, वैसा मौसम को बोला जाता है थंडर स्टॉर्म। समझा? और जो बादल बिजली कड़काता है उसको क्या बोलेंगे? थंडर क्लाउड। ठीक। इफेक्ट अगर ब्रुस खलीफा फिल्टर है उस पर बनैले कि गिरेगा तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, बादल से भी ऊपर है। क्या समझ के बनाया? जैसे देखो होता है पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर एक्यूमुलेट करेगा मेटल पे, ग्लास उलास से बनैले होगा, दूसरे चीज से बनैले होगा, उतना तुमसे ज्यादा दिमाग लगाइले था तो बनाया। समझ में आया? इसी ने उतना बड़ा बना दिया। भूकंप भी आने से बचने के लिए, ऐसे जरी सुख भूकंप आएगा उतना ऊंचा ढह जाएगा इसी, तो उस सब से भी बचने के लिए दिमाग लगा के बनाया है। थंडर पता चला? ठीक। एक और साइंटिस्ट का नाम बचल है, साइंटिस्ट का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। 1706 को जन्म लिया, 1790 में मर गया। Was a man of many talents. He was an American statesman, scientist, inventor, painter and writer. As a scientist, his big contribution was discovery of lightning conductor, which even today is being used to protect building. हाँ देखो क्या बोला है, समझा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले लाइटनिंग कंडक्टर का इन्वेंट किया, जो बिल्डिंग के ऊपर रहता है लगल और बिजली इस पर गिरता है तो पूरा लाइट को क्या कर देता है? जमीन के अंदर ट्रांसफर कर देता है। और इससे इसको यूज में कैसे ला सकते हैं? कोई रीजन में ज़्यादातर बिजली गिर रहा है तो यहाँ पे बैटरी लगा दो, बैटरी नहीं लगाओ, मतलब डायरेक्ट बैटरी लगाएगा उड़ जाएगा, एगो कोई डिवाइस लगा दो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करे। समझ में आया? बहुत ज़्यादा, इतना हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करे तो बिजली गिरेगा इस पर तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, बाद में सप्लाई कर सकता है धीरे धीरे। जो डैम में रहता है वो लगा डैम में टरबाइन रहता है, घूमता है, तो बिजली कड़केगा उस पर तो वो घूमने नहीं लगेगा, उसको घुमाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने। हाँ डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी मिला है। समझ में आया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन लाइटनिंग कंडक्टर को इन्वेंट किया। ठीक। लाइटनिंग कंडक्टर क्या है? लाइटिंग कंडक्टर अभी हमने बताई क्या है। बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वो मेटल का लॉन्ग रॉड होता है जो ग्राउंडिंग कैल रहता है और मेटल के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। समझ में आया? बिल्डिंग के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे कोई बढ़िया कॉपर रख सकता है, आयरन रख सकता है, आपको जो रखना है वो रखिए। समझ में आया? गोल्ड का नहीं रख सकते हैं, गोल्ड का चोरी हो जाएगा। कॉपर का, रॉड का, जो चीज चाहे वो चीज का रख सकते हैं। घर में अर्थिंग जो रहता है उसी को बोलते हैं मेटल कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग गिरा हम उसको छू लें तो क्या तरिया को उसको छूले रहेगा? चलो बताओ अब इसमें, इधर बताओ लाइटनिंग का बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है, मतलब फायदा कैसे करता है लाइटनिंग? ओजोन बनाता है, ओजोन गैस बनाता है और
और क्या? नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनाया, तो इसमें कैसे फायदा हुआ? नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनाने से क्या फायदा हुआ? नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी में मिल के, समझा, पानी पड़ते रहता है ऑक्सीजन में, गैस बना, पानी में मिल के सोइल के अंदर चल जाता है और उससे प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है, समझ में, अपना प्रोटीन बनाता है। ई हुआ, ठीक हो गया, पूरा लाइटनिंग खत्म। कुछ दिक्कत लाइटनिंग में, कुछ पूछना है? सब आता है। अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में आज ही स्टार्ट करें कि कल स्टार्ट नहीं, करें? कर दीजिए ना स्टार्ट 10 मिनट। टाइम बचा हुआ है। हाँ 10 मिनट हो गया। चलो देखो, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लेते थोड़ा मोड़ा। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक मतलब अर्थ का क्वैक। क्वैक। देखो समझो, अब अर्थक्वेक कैसे आता है बताते हैं। उसके लिए अर्थ का सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? लेयर पढ़ेंगे। सबसे अंदर कोर, ठीक। इसके बाहर मेंटल। जो मेंटल रहता है मैग्मा, कोर तो एकदम लावा का रहता है। मेंटल एकदम हल्का हल्का सॉलिड, हल्का हल्का लावा टाइप रहता है, समझ में आया? एकदम सॉलिड टाइप ही रहता है, इसी तरीके का रहता है। इसके ऊपर से इसी के ऊपर से पूरा धरती रहता है। इसके ऊपर ये इतना बड़ा गोल से अर्थ बना, समझा, जिसमें एक वो प्लेट ई है जिस पर इतना लैंड क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, समझ में आया? इधर से इधर घूमते रहेगा, सब जन्य तने जेते रहेगा। पहले पूरा धरती जॉइंट था, जितना भी एशिया उसिया बताए थे सब जुटा हुआ था। अब देखो यहाँ पे समझो, तो ये जो प्लेट बोलता है इसको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट, जिस पर क्या होता है? जिस पर कोई भी लैंड का सरफेस फ्लोट करते रहता है, समझ में आया? धरती का, ठीक। और ये टेक्टोनिक प्लेट बहुत ज़्यादा भारी होता है, बहुत बड़ा होता है, छोटा मोटा नहीं होता है। तो ई फ्लोट करने के वजह से बता तो किस किस तरीके का मूवमेंट शो कर सकता है? 3D में समझना, इसको जैसे समझाते हैं। 2 टेक्टोनिक प्लेट है, समझा? एक टेक्टोनिक प्लेट यहाँ है, एक टेक्टोनिक प्लेट यहाँ है, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, मान के चलो आगे बढ़ रहा है। हल्का नहीं होता, बहुत ज़्यादा भारी होता है, समझ में आया? अब देखो क्या होगा, जब ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट आएगा, इसे आपस में कस के मान के चलो टकराया, तो नीचे में कुछ अंदर जाने का जगह नहीं कि टेक्टोनिक प्लेट ऐसे टकरा के नीचे हो सकता है। इसीलिए टेक्टोनिक प्लेट टकराने के बाद ऐसे उठ जाता है, समझ में आया? तो जो जगह पर बहुत कस के टेक्टोनिक प्लेट टकराया, लावा ओवा एने से फेंका, एकदम उठ गया ऐसे, उतना ऊंचा ऊंचा पहाड़ बन गया। हिमालय रीजन में वैसा ही पहाड़ बना है, समझ में आया? टेक्टोनिक प्लेट आया, कस के टकराया, टकराने के वजह से लैंड ऊपर की तरफ उठ गया, समझ में आया? उतना ऊंचा ऊंचा पहाड़ बना दिया। तो टेक्टोनिक प्लेट टकराता है, मतलब हर बार टेक्टोनिक प्लेट टकराएगा तो पहाड़े नहीं बना देगा, समझा? कभी कभी धीरे धीरे टकरा सकता है, जैसे धीरे धीरे टकराया। अगर कस के टकराया तो पहाड़ बनेगा, समझ में आया? तो पहला टेक्टोनिक प्लेट ऐसे टकरा सकता है, या फिर दूसरा टेक्टोनिक प्लेट पहले से ऐसे है तो आगे पीछे घसक सकता है। 2 तरीके का मूवमेंट, साइड वाइज आएगो, सीधा सीधी, हाँ आएगो साइड वाइज, समझ में आया? इस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट टकरा सकता है। सुनामी कैसे आता है? देखो टेक्टोनिक प्लेट पहले देखो कहाँ कहाँ से बट्टल है बुक में, समझो। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो इधर सब अपना अपना बुक में देखो तो सुइया धागा जैसे सियल टाका नियर नहीं मारल रहता है, वैसे मारल है ब्राउन ब्राउन कलर का, वो टेक्टोनिक प्लेट है। वहाँ से तुमको बात समझ में आ रहा? जहाँ जहाँ से वैसे लाइन बना हुआ है वो क्या है? टेक्टोनिक प्लेट है। वहाँ से जब प्लेट टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराएगा तो धरती पर था तो पहाड़ बना दिया, लेकिन इसके ऊपर अब पानी रहेगा, टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर अगर पानी रहेगा तो वो तो स्पीड में फेंका जाएगा। तो टेक्टोनिक प्लेट टकराने के कारण सुनामी भी आ सकता है। एक बार आया था 2004 में, किधर आ सकता है सुनामी भारत में? तो उधरे साइड ने ओशियन है, उधरे सुनामी आएगा, समझ में आया? तो केरला तरफ आया था 2004 में सुनामी, बहुत खतरनाक आया था। क्या ढेर सारा आदमी को ले चल गया था अपने साथ,
चलो तुमको तैराएंगे। भैया जापान में कहाँ आता है? वहाँ पे देखो को देर नहीं है। जापान में काहे आता है? जापान तुमको पता है कहाँ है? इधर है, चाइना प्लेट्स के बगल में। चाइना प्लेट के बगल में ने उधर जानता है टेक्टोनिक प्लेट एकदम वीक है, एकदम टेक्टोनिक प्लेट वहाँ पर एकदम वीक है, तो उस रीजन में टेक्टोनिक प्लेट स्लाइड करते रहता है नॉर्मली, ऐसे ही एवरेज 1 जनवरी दिन आया था फिर कस के उधर टेक्टोनिक प्लेट एकदम वीक है। और इंडिया से देखो वो सीधा बनाया दिख रहा है, इंडिया के ऊपर से मूड़ी तर से ऊपर, वहाँ से भी वीक टेक्टोनिक प्लेट है। टूटेगा वहाँ से, जहाँ जहाँ से टूटेगा नहीं तो वहाँ स्लैंड अलग हो जाएगा, समझ में आया? अगर टूटेगा तो एकदम बीच से टूट के अलग हो जाएगा। कने नहीं उतना ऊंचा नहीं। जॉन लाइन जने रहेगा उधरे चल जाएगा, समझ में आया? ठीक है, देखो तो मेनली अर्थक्वेक आता है किसके कारण? अर्थ के अंडरग्राउंड में एगो प्लेट है, वो प्लेट को क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट, समझ में आया? उसका मूवमेंट के कारण क्या होता है? सुनामी आता है, अर्थक्वेक, मेनली अर्थक्वेक आता है उसका मूवमेंट के कारण। इनडायरेक्टली सुनामी आ गया, अगर पानी देने रहेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। तो अर्थक्वेक एकदम आसान था, इसमें कुछ है? पूछेगा व्हाट इज अर्थक्वेक तो क्या बताएगा? अर्थक्वेक पूछेगा तो क्या बोलेगा? क्या? ग्रेजुअली द रॉक सरफेस ऑफ अर्थ डेवलप क्रैक्स। देखो अर्थक्वेक उसको बोलेंगे ग्रेजुअल शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, समझ में आया? शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं एक बात। जैसे देखो यहाँ पर एक वो टेक्टोनिक प्लेट बनाते हैं, इसके ऊपर इतना बड़ा धरती है, लैंड है, ठीक, इतना ऊपर। एक और टेक्टोनिक प्लेट बनाते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा है, ठीक, 2 टेक्टोनिक प्लेट है, ठीक। अब समझो आपस में ये लैंड हमेशा बराबर से बटन नहीं रहता है, जैसे तैसे ऊपर खावड़ नीचे ऊंचे, समझ में आया? जैसे तैसे रहता है। तो नीचे में टेक्टोनिक प्लेट ज़्यादा इधर रहता है, तो यहाँ पर मान के चलो 2 टेक्टोनिक प्लेट आके टकराया, ठीक, तो ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट अगर आके टकरा जाएगा तो जहां पे टकराया है एग्जैक्ट वही पॉइंट को, समझ में आया, बोलेंगे हम हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर मतलब, हाइपोसेंटर मतलब का हाइपोसेंटर एगो पॉइंट है जहां पे टेक्टोनिक प्लेट एग्जैक्टली कोलैप्स किया है, समझ में आया? टकराया है टेक्टोनिक प्लेट, जहां पे टकराएगा उसको, उस सेंटर को क्या बोलेंगे? हाइपोसेंटर। टकराने से के ऊपर यहाँ पर जमीन होगा, तो इसके जस्ट अबव, इसके हाइपोसेंटर के जस्ट अबव धरती पर ई पॉइंट को बोलेंगे एपी सेंटर। एपी मतलब होता है अपॉन, एपी मतलब क्या होता है? अपॉन। तो जहां पे हाइपोसेंटर उसके जस्ट ऊपर, उसको क्या बोलेंगे? एपी सेंटर, समझ में आया? अब यहाँ पर टकराने के कारण क्या होता है, जब टेक्टोनिक प्लेट टकराएगा तो एकदम चारों तरफ से, जैसे देखता है ना हीरो एकदम गाड़ी से उतरता है, जमीन पर पैर धरता है तो चारों तरफ बालू उड़ने लगता है, वेव नियर क्रिएट होता है, हवा एकदम बहे लगेगा। तो वैसे ही यहाँ पर हीरो तो उतना 40-50 किलो का होगा, ये अरबों खरबों किलो का टेक्टोनिक प्लेट है, ई टकरा रहा है, तो सोच लो कैसन वेव यहाँ पर अगल बगल क्रिएट होगा। अब बात समझ में, जैसे पानी में ढेरा डालता है तो रिपल नहीं क्रिएट होता है, वैसे ही यहाँ पर टकराएगा नहीं तो एकदम गोल से चारों तरफ वेव क्रिएट होते जाता है। अब वही वेव शॉक वेव रहता है, शॉक वेव, टकराएगा तो शॉक वेव क्रिएट होगा, उसी के कारण शिवरिंग होता है, समझ में आया? अब देखो हम लोग के पास अभी तक कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो अर्थक्वेक आने से पहले बता दे कि अब आधा घंटा में अर्थक्वेक आने वाला है, समझ में आया? अर्थक्वेक आने से पहले किसी को आज तक वैसा डिवाइस बनवे नहीं किया जो अर्थक्वेक आने से पहले बता सके। अर्थक्वेक आ जाता है तब बताता है भागो भागो अर्थक्वेक आ गया। क्या? हाथी के भी जब तक अर्थक्वेक आएगा नहीं तब तक पता नहीं लगेगा। शुरू में रगड़ाता है नहीं, हाथी का ऑडिबल रेंज हम बता रहे थे जब पढ़ा रहे थे, कहाँ से था? आदमी का तो लेके 2000 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक था, हाथी का उससे कम रहता है। तो टेक्टोनिक प्लेट का हल्का सा मूवमेंट धीरे धीरे नॉर्मली टकराते रहता है टेक्टोनिक प्लेट, तो उससे
अर्थक्वेक आता है लेकिन पता नहीं चलेगा। समझ में आया? जब मूवमेंट इसका धीरे धीरे बढ़ता है, हाथी वो आवाज़ को सुन सकता है, हमको पूरा पता नहीं उसके बारे में। समझ में आया? पता चलता है जैसे कोई भी नेचुरल डिसास्टर आने वाला रहता है तो जानवर उन लोग उसको एडॉप्ट समझ जाता है कि हाँ कुछ आने वाला है, अंदर से लगता है। समझ में आया? एकदम बहुत वो सब चौकन्ना रहता है। समझ में आया? तो इसीलिए उस सबको पहले पता चल जाता है। इसका शॉक वेव सुना नहीं देता होगा, और क्या आया बात समझ में? ठीक, तो इसके कारण जहां पर टेक्टोनिक प्लेट टकराएगा उसको क्या बोलेंगे? हाइपोसेंटर। इसको याद रखना, नाम याद रखना। जहां पे टेक्टोनिक प्लेट टकराया उसको क्या बोलेंगे? और टेक्टोनिक प्लेट जहां पे टकराया उसका जस्ट लैंड का सरफेस पर, उसका जस्ट ऊपर क्या बोलेंगे? इपीसेंटर। टकराएगा, इससे चारों तरफ क्या क्रिएट होगा? शॉक वेव। लेकिन यहां पर अर्थक्वेक का वेव है। समझ में आया? तो अर्थक्वेक के लिए टर्म होता है सिस्मिक। क्या होता है? सिस्मिक। तो इसके लिए ई वेव को क्या बोलेंगे? सिस्मिक वेव। क्या बोलेंगे? सिस्मिक वेव। समझ में आया? अर्थक्वेक का ई वेव को क्या बोलेंगे? सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव। और अर्थक्वेक को कोई नापने वाला एगो डिवाइस रहता है। देखो बताते हैं नापने वाला डिवाइस कैसे रहता है। एगो मार्कर ऐसे लटका देगा, समझ में आया? और उनमें से एगो पेपर मार्कर पर ऐसे सटल रहेगा, जैसे समझो यहाँ पे ये पेपर है, पेपर है, पेपर को मार्कर के ऊपर आगे खींच रहे हैं, मतलब उन्हें एगो मोटर लगा दिए, इसके पीछे एगो मोटर लगा दिए, जिससे बहुत बड़ा पेपर है, पेपर इसका ऊपर घुरिया रहा है। समझ में आया? ये बात समझ में आया कि पेपर या इसका ऊपर से घुरिया रहा, इसको एकदम रस्सी से लटका दिए सीधा। अब अर्थक्वेक आएगा तो मार्कर डुले लगेगा, तो डुलेगा और पेपर आगे बढ़ेगा, तो उसमें देखो तो मार्कर के कारण इंक जो सीधा सीधा जा रहा था आगे पीछे हो जाएगा, ऊपर नीचे होगा, तो उससे पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक आया है। आए बात समझ में? आए बात समझ में? उसको बोलते हैं रिचर स्केल, उसको बोलते हैं। हाँ, रिचर स्केल नहीं बोलते उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। इसमें देखो ये ग्राफ ने बनाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे अर्थक्वेक आएगा, ग्राफ बनाएगा, तो वो जिससे अर्थक्वेक नपाता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। रिचर स्केल दूसरा होता है। सिस्मोग्राफ में एग्जैक्ट उतना मैग्नीट्यूड हमको स्ट्रेंथ नहीं पता चल पाता है, कितना स्ट्रेंथ का आया। समझ में आया? तो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड पता करने के लिए दूसरा अर्थक्वेक को नापने वाला स्केल रहता है, उसको बोलते हैं रिचर स्केल। रिचर स्केल। समझ में आया? अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड। और एक वो और होता है, क्या है? मोमेंट मैग्नीट्यूड। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। ये तीनों याद रखना। अर्थक्वेक में ज्यादा कॉन्सेप्ट वाला बात नहीं था कि इसमें समझना है, बस के लिए यही समझना था टेक्टोनिक प्लेट धरती के नीचे रहता है, टकराता है, सुनामी आ जाता है, शॉकवेव क्रिएट होता है, शॉकवेव को सिस्मिक वेव बोलेंगे। और जहां पर टकराया उसको हाइपोसेंटर, उसके जस्ट अबव द सरफेस एपीसेंटर। टकरा गया, अर्थक्वेक आ गया। आई बात समझ में? अर्थक्वेक आने की वजह से माउंटेन भी क्रिएट हो सकता है या फिर सुनामी भी आ सकता है। अर्थक्वेक का बाई प्रोडक्ट है ये सब। समझ में आया? चलिए ठीक है, ठीक है।